नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। सख्त और अनुशासित हूं, लेकिन कभी किसी को नीचा दिखाने का नहीं किया काम। अभिनेता अक्षय कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला गैर राजनीतिक इंटरव्यू। कहा, सीखता हूं और सिखाता भी हूं और टीम बनाता चला जाता हूं। राजनीति से अलग निजी जीवन पर विस्तार से की चर्चा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार तेज। झारखंड के लोहरदगा में ईवीएम को गलत बताने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना। कहा, हार के डर से विपक्षी दलों में हताशा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के मुंगेर में रैली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली। कहा, वोट जनता का अधिकार भी और हथियार भी। हरदोई में अखिलेश यादव की रैली। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 67% से ज्यादा मतदान। असम में 82% से ज्यादा वोटिंग। त्रिपुरा और बंगाल में 80% से ज्यादा मतदान। केरल में 77 और गुजरात में करीब 64% मतदाताओं ने डाले वोट। ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर का मतदान भी पूरा। कृषि को लाभकारी और सतत बनाने के लिए और भी कदम उठाए जाने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। तिरुपति में वेंकटेश्वरा वेटरनरी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संबोधन। युवाओं के लिए कृषि को आकर्षक करियर बनाने की कही बात। देश की लोकप्रिय हस्तियों के बारे में जानने की हर किसी को दिलचस्पी रहती है और इन हस्तियों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में गरमाए सियासी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखा इंटरव्यू दिया है। अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गैर राजनीतिक इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चुटकुले सुनाए तो अपने विपक्षियों से जुड़ी बेहद निजी बातें भी साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सख्त हूं, अनुशासित हूं, लेकिन कभी किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। स्ट्रीक अलग चीज है। मैं स्ट्रीक हूं, डिसिप्लिन हूं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेकर के आया तो एक तो तरीका होता है, भाई क्या ले आए हो। दूसरा होता है, वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करे तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ अपने रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ गोई से कहा कि ममता दीदी उनके लिए साल में आज भी 1-2 कुर्ते भेजती हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं खैर वो फॉर्मल होता है, क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के साथ मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता। बहुत पहले की बात है, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। नहीं, किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मारते हो, फिर तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, वो कहा देखो भाई, बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है। शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी, हाँ, साल में आज भी मुझे 1-2
कुर्ते वो खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कहूंगा कि जितने भी समाजशास्त्री और शिक्षाविद हैं उनके दिमाग भर दो कि केवल वो आने वाली पीढ़ियों को ये अलादीन के चिराग वाली थ्योरी पढ़ानी बंद कर दें, उन्हें मेहनत करने की शिक्षा दें। अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेस हैं, तो वो आपके 3 विशेस क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी, तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और वो इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आप कोई 3 विशेस आप सोचोगे कि क्या है 3 विशेस, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। और अब खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी। तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लोहरदगा में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 चरण के बाद 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए खुले रूप से पराजय स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में नक्सल पीड़ित जिलों की संख्या में बहुत कमी आई है। झारखंड में 29 अप्रैल को चौथे चरण में पलामू, चतरा और लोहरदगा की 3 सीटों पर मतदान होगा। 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए खुले रूप से पराजय स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा। दूसरे चरण में अंदाज तो आ गया था उनको, लेकिन फिर भी मुंह पे थोड़ा चेहरा हंसता हुआ रख करके बात करने की कोशिश करते थे। लेकिन कल के मतदान के बाद तो ऐसे चेहरे लटक गए हैं। जितनी गालियां मोदी को देते थे, अब कल से उन्होंने ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामी का, अपने पराजय का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है भाई। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वो बोलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद रानाघाट में प्रधानमंत्री की जनसभा का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल के 8 सीटों पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें कृष्णानगर, बहरामपुर, बर्धमान पूर्व, रानाघाट, आसनसोल, बर्धमान दुर्गापुर, बीरभूम और बोलपुर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने मुंगेर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं 133 योजनाएं पढ़ता हूं, मगर मुंगेर वाले बड़े चतुर होते हैं भैया, कम बोले में समझ जाते हैं। तो आपको लगे नरेंद्र मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, उस वक्त मैं लिस्ट पढ़ता हूं, तब ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से, पढ़ो तो ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना। अरे यार अभी हुए 10 में ताली बजा दिया। राहुल बाबा को मालूम नहीं है ऐसी 133 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाई है। और मित्रों,
ये नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़े। और लोकसभा सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की तैयारियों के बीच बीजेपी यहां चुनावी रणनीति को अंजाम देने के लिए सक्रिय है। और इसी क्रम में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वाराणसी में पार्टी के मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री के नामांकन और रोड शो से जुड़ी जानकारी भी दी। अमित शाह ने बताया कि 25 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक काशी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की ओर से एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है, जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से शुरू होकर दशाश्वमेध घाट पर समाप्त होगा। भव्य रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे गंगा आरती में भाग लेंगे और इसके बाद वो काशी के बुद्धिजीवियों के साथ वार्तालाप करेंगे। 26 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे वो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद नगर देवता काल भैरव के दर्शन करके नामांकन करने जाएंगे और करीब 11:30 बजे नामांकन करेंगे। अमित शाह ने बताया कि नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। मोदी जी 26 तारीख को दोपहर को लगभग 11:30 बजे के आसपास अपना नामांकन करेंगे। उसके पहले 25 तारीख को 3 बजे से 7 बजे तक एक भव्य रोड शो का आयोजन काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। मैं आशा करता हूं कि एक बहुत बड़ी लहर 2014 में मोदी जी के नामांकन के पहले दिखाई पड़ती थी। इस बार भी एक प्रचंड लहर मोदी जी के नामांकन के पहले दिखाई पड़ती है और जिस दिन मोदी जी ने 2014 में नामांकन किया, ये लहर सुनामी में परिवर्तित हुई थी। इस बार भी नामांकन के भव्य रोड शो और मोदी जी के नामांकन के बाद मुझे लगता है निर्णायक लहर और सुनामी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में देखी जाने वाली है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। फतेहपुर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता और नेताओं के बीच की दूरी खत्म करने पर जोर दिया। लोकतंत्र का क्या मतलब है कि जनता की ताकत, जनता की शक्ति से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है। इसीलिए आप सबको वोट है मिलता है। जो वोट है सबसे बड़ी ताकत है आपकी। आपका अधिकार भी है, लेकिन आपका हथियार भी है। आप इस हथियार को सोच समझ के इस्तेमाल करिए इसे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज हरदोई में रैली की। उन्होंने यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उषा वर्मा और मिश्रिक से बीएसपी प्रत्याशी नीलू सत्यार्थी के समर्थन में जनसभा की। अखिलेश ने अपने संबोधन में सबसे पहले समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि इतनी गर्मी और भरी दोपहर में आप लोग यहां आए, ये बड़ी बात है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान पूरा हो गया है और इस दौर में 67% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चरण में गुजरात और केरल की सभी सीटों पर वोट डाले गए। साथ ही लोकसभा की 302 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, वरुण गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 11 अप्रैल को पहले चरण में 91 लोकसभा सीटों पर 69.5% और 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 95 सीटों पर 69.44% मतदान हुआ था और वोटों की गिनती 23 मई को होगी। तीसरे चरण में 67% से ज्यादा मतदान हुआ। असम में 82.47%, बिहार में 59.97%, गोवा में 74.77% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं बात गुजरात की करें तो है 63.83%, कर्नाटक में 68%, केरल में 76.83%, महाराष्ट्र में 61.65% लोगों ने मतदान किया। ओडिशा में
64.09%, जबकि त्रिपुरा में 81.91%, उत्तर प्रदेश में 61.46%, पश्चिम बंगाल में 81.22% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में 68.41%, जम्मू कश्मीर में 12.86%, दादरा नगर हवेली में 79.59%, जबकि दमन और दीव में 71.82% लोगों ने मतदान किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर होने वाले मतदान में राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बिहार की 5 सीटें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोट डाले जाएंगे। ये सीटें मिथिला और मध्य बिहार के क्षेत्र में आती हैं। इस चरण में एनडीए, महागठबंधन और अन्य दलों के दिग्गजों की चुनावी किस्मत का फैसला वोटर करेंगे। 5 सीटों के लिए कुल 66 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2014 में इन 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते थे। इस बार महागठबंधन से कड़े चुनौती मिलती दिख रही है। इस चरण में बीजेपी के गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के ललन सिंह, सीपीआई के कन्हैया कुमार, आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी और एलजेपी के रामचंद्र पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। और बिहार की हर चुनावी हलचल पर नजर रख रहे हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, पहले, दूसरे और तीसरे चरण की जो 14 सीटें थी, उससे काफी अलग अब चौथे चरण का मतदान होने वाला है बिहार में, और इसका महत्व इस मायने में भी ज्यादा है क्योंकि इस चरण में आधा दर्जन से अधिक दलों के बड़े नेता चुनावी मैदान में। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, आरएलएसपी, कांग्रेस, सीपीआई, एलजेपी के लिए चरण बेहद खास है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे प्रीति, जिस तरीके से आपने देखा कि जो आपने नाम बताया, नित्यानंद राय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार के, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आरएलएसपी जो महागठबंधन के एक घटक हैं, उपेंद्र कुशवाहा, वे पहले केंद्रीय मंत्री भी थे, वे अब उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरा, ललन सिंह जो है वो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके दाहिने हाथ माने जाते हैं, वो मुंगेर से लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक रोचक बात यह भी है कि ये जो सीट थी पिछली बार एलजेपी के खाते में थी। एलजेपी की वीणा देवी यहाँ से जीती थी मुंगेर से, और जेडीयू के ललन सिंह को उन्होंने हराया था। इस बार एलजेपी को यह सीट नहीं दी गई। एलजेपी जो एनडीए में ही है, इस बार ललन सिंह को दिया गया है। तो यह भी एक बड़ा रोचक होगा कि किस तरीके से एलजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वे जेडीयू के कार्यकर्ताओं और जेडीयू के लोगों को मदद पहुंचाएंगे। तो एक अग्नि परीक्षा होगी एनडीए की। उसके अलावा एक जो खास बात यह है कि जो पांचों सीटें हैं इस बार चौथे चरण की, वो 5 सीटें एनडीए के ही खाते में थी। जेडीयू हालांकि उस समय 2014 में एनडीए में नहीं था, लेकिन एलजेपी और बीजेपी ने मिलकर 5 सीटें ली थी, जीती थी। और अब एक चुनौती यह है कि जो एक सीट जो बीजेपी की पहले बेगूसराय में थी, भोला सिंह थे, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी जगह पे गिरिराज सिंह को नवादा से बुलाकर ये सीट दिया गया है, और वहां भी बहुत रोचक मुकाबला है। आप जानती हैं कि जिस तरीके से सीपीआई ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया है, और तनवीर हसन जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, तनवीर हसन भी पिछले चुनाव में रनर थे, और तनवीर हसन को भी अच्छी खासी मत प्राप्त हुए थे। और इसमें ये त्रिकोणीय मुकाबले में देखना है कि किस तरीके से बेगूसराय का सीट है। और एक जो खास बात कल के चुनाव और अगले चौथे चरण के चुनाव में एक और है प्रीति, कि जिस तरीके से आप मधेपुरा और सुपौल को माना जाता है कि बिहार का एकदम यादव लैंड है, यादव की यहाँ की सबसे बड़ी भूमिका होती है, और किसी भी पार्टी का हो वो कैंडिडेट यादव ही खड़ा करता है। उसी तरह से मुंगेर और बेगूसराय को माना जाता है बिहार का उमियार लैंड है, वो किसी भी पार्टी का हो उमियार ही खड़ा करता है। हालांकि दोनों जातियां पॉलिटिकली राइवल हैं, लेकिन दोनों का पेशा खेती ही है। दोनों में व्यक्तिगत तौर पे दोस्ती हो, लेकिन राजनीतिक तौर पे हमेशा मुकाबले में रहते हैं। तो ये बड़ा रोचक मुकाबला निश्चित तौर पे है प्रीति। बिल्कुल, मुकाबला तो आपने बता दिया। आप थोड़ा बताइए कि इस चरण को लेकर प्रचार किस तरह से चल रहा है वहां? प्रचार, जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 3 रैलियां कर रहे हैं इस इलाके में, और 3 रैलियां करने का मतलब है कि किस तरीके से उनके सामने ये चुनौती है। और इस मामले में आप देखिए कि जेडीयू ने भी लगातार अपने यहाँ लोग भेजे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले दिनों नीतीश कुमार खुद इस इलाके में बैठे हुए थे, मधेपुरा से लेकर वो पूरे बेगूसराय और पूरे इलाके को में प्रचार कर रहे थे, लोगों को प्रभावित करने की कोशिशें कर रहे थे। और ऐसे में मैं बताऊं कि जो सभी दलों के सदस्य हैं,
सभी दलों के जो प्रचारक हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं। अब चूंकि कल का प्रचार खत्म हुआ है, अब आज से फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया है और आज लोग गांव-गांव में फैल गए हैं। मुझे लगता है कि इस बार इस चरण में भी काफी जोरदार तरीके से प्रचार में लोग सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी प्रचार के लिए अब चौथे चरण के लिए पूरी तरह से एक तरह से ताकत झोंकी हुई है सभी दलों ने। फिलहाल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सीटें बिहार की मिथिला और मध्य बिहार क्षेत्र में आती हैं और दिग्गजों के अलावा कई सीटों पर बाहुबलियों की दम की भी परीक्षा है और इन 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार 2014 में जरूर जीते थे, लेकिन इस बार महागठबंधन से भी चुनौती मिलती दिख रही है। कुछ और अहम खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज तिरुपति में वेंकटेश्वरा वेटरिनरी यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि को लाभकारी और सतत बनाने के लिए और भी कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो प्राचीन काल से ही जानवरों को पवित्र प्राणी मानते थे। सभी जीवन रूपों के लिए सम्मान हमारी संस्कृति की एक पहचान है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं के लिए कृषि को आकर्षक करियर बनाने पर जोर दिया। You have indeed chosen a noble profession. Veterinary science is a multidisciplinary subject which includes research on diagnosis, control, prevention and treatment of animal diseases and also deals with basic zoology, welfare and care of animals. It should be noted that all activities of animal sciences affect human health either directly or indirectly. Veterinary science at a fundamental level is human health activity only. अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर उसके प्रतिबंधों से चाबहार बंदरगाह परियोजना पर असर नहीं होगा। चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत समेत 8 देशों को ईरान से तेल आयात की छूट को जारी नहीं रखने के फैसले का चाबहार बंदरगाह परियोजना पर असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के आर्थिक विकास और उसके पुनर्निर्माण संबंधी मदद को प्रतिबंधों से छूट है। इसमें चाबहार बंदरगाह का विकास और इसका संचालन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की दक्षिण एशिया की रणनीति में भारत द्वारा अफगानिस्तान के विकास में जारी सहयोग के साथ साथ नई दिल्ली के साथ हमारे नजदीकी रिश्तों पर बल दिया गया है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि जिन देशों को अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने की छूट दी थी उसे जारी नहीं रखा जाएगा। श्रीलंका के चर्च और होटलों में सिलसिलेवार बम धमाकों की जिम्मेदारी जिहादी संगठन आईएसआईएस ने ली है। जिहादी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट ने यह जानकारी दी है। श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री ने संसद में दिए गए बयान में कहा कि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है। रविवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। इसमें 10 भारतीयों समेत 39 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। श्रीलंका सरकार ने पूरे देश में आपात स्थिति घोषित कर दी है। वहीं एक संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है, जिसमें वो पीठ में एक बैग लेकर जाते हुए और चर्च में जाते हुए दिख रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पहले भी श्रीलंका को सतर्क किया था कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।